हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ ही चुकी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जितने नियम कानून लिखे हुए हैं, हर एक नियम कानून की हम बात करेंगे, हर एक डिटेल्स की बात करेंगे। जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखी हुई हैं, सारी बातें जो अभी फॉर्म भरने के लिए आपके लिए जरूरी हैं, वो सारी बातें हम आपके लिए डिस्कस करेंगे, ताकि सब कुछ आपको मालूम हो सके। उसमें हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी हो गया, फॉर्म फीस हो गया, डेट्स हो गया, रूल्स हो गए, नियम कानून, फोटोग्राफी, हर चीज हम इंक्लूड करेंगे, जिससे आपका ये डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो सके कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या है और इस बार में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या नियम कानून है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसके बाद कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाता। अभी तक जितना नोटिस आया हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड है। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं नीट की इंफॉर्मेशन बुलेटिन की। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पहला वो डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी वेबसाइट अपना रिलीज करती है अपने नियम कानून बताने के लिए। इसलिए हमेशा किसी भी फॉर्म को आप भर रहे हैं तो उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको जरूर जाननी चाहिए। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसका नाम ही है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, हर चीज की जानकारी यहां से मिलेगी जो कि इस साल के लिए लागू होने वाली है। तो उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट कि जो आपकी डेट्स हैं वो क्या क्या हैं। जस्ट अ मिनट। इस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट। आपके फॉर्म की डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, सारी चीजों की डेट्स देख लेते हैं। तो फॉर्म आपका आउट है, फॉर्म आउट है, और ये फॉर्म कब तक चलेगा? 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक चलेगा। 8 फरवरी से 8 मार्च तक आपका फॉर्म चलेगा, अप टू 9 PM। अप टू 9 PM, 9 बजे तक रात में आपका फॉर्म चलेगा, आप फॉर्म भर सकते हो। पर मेरी आपको सलाह होगी, फॉर्म बहुत देरी से मत भरना, फॉर्म जल्दी भर लेना। कोशिश करना कि आप 10-11 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो, और कम से कम 1 मार्च से पहले आप फॉर्म भर लो, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वेबसाइट में लास्ट टाइम और शुरुआत में दिक्कत रहती है। ठीक है, कई लोगों का भर भी जाता है लेकिन दिक्कत आती है। तो दिक्कत से बचने के लिए बेहतर ये होगा कि आप 10 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच में फॉर्म भरें। दूसरा, अगर हम बात कर लें कि फॉर्म फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस, तो फॉर्म फीस आप 8 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक ही भर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, अप टू 11:50 PM। यानी कि अगर कोई लास्ट में भर रहा है तो उसको सुविधा के लिए, पेमेंट में काफी प्रॉब्लम आती है ना, तो सुविधा के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेती हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फॉर्म फीस पेमेंट की डेट है ये। ठीक है, फॉर्म फीस पेमेंट डेट है ये। नेक्स्ट, अगर बात कर लेते हैं, आपसे कोई गलती हो गई तो आप करेक्शन कब से कब तक कर सकते हो? तो करेक्शन जो है वो आप 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च को कर सकते हो, अगर आपसे कोई गलती हुई। कोशिश करना कोई गलती ना हो, ताकि आपको कोई समस्या ना आए, कोई टेंशन की बात ना हो, आराम से प्रिपरेशन कर सको। इसलिए कोशिश करना गलती ना हो। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बता दे रही हूँ, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी, ताकि आपसे वो सारी गलतियां ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करेक्शन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप का डेट अभी नहीं आया है, केवल एग्जाम डेट आई है। एग्जाम डेट आपकी 3 मई है। एक ही दिन एग्जाम होता है, सिंगल शिफ्ट में होता है, और आपका शाम को 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होगा। 2 PM से लेकर के 5 PM तक आपका एग्जाम होगा। 3 घंटे का मौका मिलेगा, आराम से आप अपना एग्जाम दे सकते हो। और ये 1 शिफ्ट एग्जाम है, सिंगल शिफ्ट में होता है, सिंगल डे एग्जाम होता है, 1 डे। एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में सारे पूरे भारत के बच्चों का एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये आपके डेट्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम सेंटर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम सेंटर हम कहाँ कहाँ भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका एड्रेस बड़ा काम आता है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें नीट के फॉर्म की, तो नीट का फॉर्म अभी आउट है, और आपको मालूम होगा कि ये फॉर्म 8 फरवरी से स्टार्ट होकर के 8 मार्च तक चलेगा। तो समय रहते अपना फॉर्म भर दीजिएगा। मैं डेट्स इसलिए बार बार आपको याद दिलाती हूँ ताकि समय रहते आप फॉर्म भर दें। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको एड्रेस भरना पड़ रहा है, एड्रेस भरना पड़ रहा है। और एड्रेस भरने के 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आपका प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा होता है आपका परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। और
जो आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा वो इन्हीं दोनों एड्रेस के बेसिस पे मिलेगा। मान लेते हैं आप प्रेजेंट टाइम में बिहार में रहते हो और आपका परमानेंट एड्रेस यूपी का है, तो आप यूपी बिहार में ही एग्जाम सेंटर डाल पाओगे, बाकी कहीं एग्जाम सेंटर नहीं डाल पाओगे। इसलिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल इन्हीं दो जगह पे आप क्या कर पाओगे, आप एग्जाम सेंटर दे पाओगे। एग्जाम सेंटर, एग्जाम का 3 सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा और वो हमेशा हमेशा आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पे ही मिलेगा, किसी तीसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे परमानेंट एड्रेस तो आप जानते हो जनरली आपके आधार कार्ड का या डोमिसाइल का जो एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस मांगना जाता है। इसके प्रूफ के तौर पे जनरली आपका जो आधार होता है, आधार, या आपका जो डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट, आपका बैंक पासबुक, बैंक पासबुक, ये सारे आपके परमानेंट एड्रेस के प्रूफ माने जाते हैं कि आपका वो परमानेंट एड्रेस है। तो इनमें से जो आपका होगा उस पे एड्रेस लिखा होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस लिखा होता है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स ये जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में आपको मौका मिलेगा कि उस स्टेट में किसी भी जगह पे आप एग्जाम सेंटर डाल सकते हो। दूसरी बात, प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, कोई नया प्रेजेंट एड्रेस नहीं है, तो फिर आपको इस स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोटा गई हूँ तैयारी करने के लिए, हम दिल्ली गए हैं तैयारी करने हुए के लिए, लखनऊ गए हैं तैयारी करने के लिए, तो क्या हम वहां का एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आपको एग्जाम सेंटर केवल और केवल अपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस पे डालना है। प्रेजेंट एड्रेस ऐसा नहीं कि आप कोटा में रह रहे हो तो आप वहां का एड्रेस डाल दो, नहीं नहीं नहीं, आपको वहां का प्रूफ देना पड़ेगा एड्रेस का। और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में क्या क्या मांगा जाता है बता देती हूँ। अगर प्रेजेंट एड्रेस में आपके आधार कार्ड का एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से है तो वो भी आप दे सकते हो। आपका डोमिसाइल आपके प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से है तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग बिलोंग कहीं और से करते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक 10-15 सालों से कहीं और रह रहे हैं, तो उनका ये सारी चीजें वहां की बन जाती हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस में वो आप दे सकते हो। इसके बाद आप अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हो। रेंट एग्रीमेंट, हॉस्टल्स वगैरह की बात नहीं हो रही है, जो लोग फ्लैट में रहते हैं रेंट एग्रीमेंट देते हैं, उस रेंट एग्रीमेंट का स्लिप आप दे सकते हो। अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट एड्रेस के तौर पे। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत लेटेस्ट होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट एड्रेस में। प्रेजेंट एड्रेस ऐसे नहीं कि हम कहीं भी रह रहे हैं हम वहां का डाल दें। जैसे मान लेते हैं मैं देहरादून में रह रही हूँ, मैं रहने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की, तो मेरा प्रेजेंट जो परमानेंट एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का है। देहरादून में मैं नॉर्मली एक रूम लेके रह रही हूँ, तो मैं यहाँ को प्रेजेंट एड्रेस नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का। तो प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ होना जरूरी है अगर आप प्रेजेंट एड्रेस कहीं और का डाल रहे हो तो। अगर आपके पास प्रूफ है वेल एंड गुड, आपको दोनों जगह एग्जाम सेंटर भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस काउंट किया जाएगा, दोनों आपको सेम भरना होगा। ओके तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नीट के फॉर्म में ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है। एड्रेस से रिलेटेड बात क्लियर हो गई, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं और क्या क्या डिटेल्स लगने वाली हैं। डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स दोनों चीज मालूम होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सर आपको बताएंगे, अनूप सर बताएंगे। तो सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हो, हिंदी में इसको जाति प्रमाण पत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र कहते हैं, ये आपको अपलोड करना होगा सही डायमेंशन में। जब आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कितने इंटू कितने में आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो उसको सही डायमेंशन में अपलोड करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, यानी कि केंद्र वाला होना चाहिए। क्योंकि जितने भी एग्जाम आपके इंडिया लेवल के होते हैं, यानी कि जैसे आपका CUET हो गया, आपका नीट हो गया, आपका JEE हो गया, आपका एम्स हो गया, इसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे सीनेट हो गया, CPET हो गया, BCECE हो गया, इसमें आपका स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में क्या अंतर होता है, आपको बगल में एक वीडियो दिख रहा होगा, आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट
में हम लोगों से लिंक मांग सकते हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा सही डायमेंशन में, ठीक है ना। तो पहला हमारा डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, पहला फर्स्ट मैं लिख भी दे रहा हूं जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरा हमारा है आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। इसके पहले क्या होता था कि आधार कार्ड का केवल नंबर लगता था, यानी कि आधार नंबर लगता था, लेकिन इस साल आधार कार्ड भी अपलोड हो रहा है। और एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट के आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आधार कार्ड किस प्रकार होना चाहिए आप इस पर कमेंट कर देना कि सर आधार कार्ड किस प्रकार का होना चाहिए। तो आधार कार्ड पर लिख देना, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या क्या गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर इन फ्यूचर जब आप काउंसलिंग कराओगे तो भी आपको समस्या आ जाएगा। तो आधार कार्ड में क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इस पर भी कमेंट कर देना। बस केवल लिख देना आधार कार्ड या आधार कार्ड प्रॉब्लम, इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो इस साल आपका आधार कार्ड अपलोड किया जा रहा है। तो सेकंड हमारा है आधार कार्ड। चलिए, तो ये दूसरा नंबर का हमारा हो गया। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट आपको 10th और 12th की मार्कशीट भी अपलोड करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे सर अभी तो हम क्लास 12th में हैं, यानी कि अभी हम एग्जाम दिए हैं या एग्जाम देंगे, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें अपीयरिंग का एक ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कहना क्या चाहते हो सर, जिसके पास क्लास 12th की मार्कशीट नहीं है, जो क्लास 12th का इस साल एग्जाम दिया है या देगा, वो अपीयरिंग में करके फॉर्म भर सकता है। लेकिन हां, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका काउंसलिंग होगा, तो जब आप जाओगे कॉलेज पर एडमिशन के लिए, तो उस समय आपके क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा, और उस टाइम तक जब आप पास हो जाते हो तो बिल्कुल आपके पास मार्कशीट आएगा। और अगर आप पास नहीं होते हो या आपका परसेंटेज क्राइटेरिया कम रहता है तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन हां, आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। एडमिशन आपका तभी होगा जब आपका परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल होगा, आप पास आउट रहोगे तो ही होगा। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी वीडियो चाहिए कि सर कौन कौन से स्टूडेंट 2026 में एलिजिबल है, तो आप कमेंट कर देना, इस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब चूंकि नया नोटिफिकेशन आया तो उसके अनुसार भी बना दिया जाएगा। न्यू नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने तीसरा क्या कहा, 10th और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, और 12th की मार्कशीट नहीं है तो अपीयरिंग में आप फॉर्म भर दोगे, ठीक। तो दूसरे नंबर का नहीं, सॉरी, तीसरे नंबर का हमारा है 10th एंड 12th मार्कशीट। चौथा नंबर हमारा है पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन आप फोटो के बारे में कुछ जानकारी ले लें। पहली बात आप ये जान लीजिए कि फोटो आपका कलर्ड हो। वैसे पिछले साल तो कलर्ड फोटो ही लगता था, लेकिन इस साल अगर आपका कलर्ड है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट है, दोनों चल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान एक बात देना है कि अगर आपका फोटो कलर्ड है तो आपके पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। पहली बात, ये पहला आपका क्राइटेरिया है। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं, चौथे नंबर पर फोटो आपका लगेगा, और फोटो की जो एक एक क्राइटेरिया वो आप जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है ना। फोटो भी आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। फोटो तो मैंने क्या बोला कि चाहे कलर्ड या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन अगर कलर्ड है तो पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप फोटो खिंचा रहे हो, पासपोर्ट साइज का आपका फोटो लगेगा, तो आपके पूरे फोटो में 80% आपका चेहरा होना चाहिए। यानी कि आपका जो फेस है, आपका जो चेहरा है, वो पूरा बड़ा दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि फेस छोटा सा दिख रहा है, बाकी आपका शर्ट और कपड़ा जो भी आप पहने हो वो आपका ज्यादा दिख रहा है। आपका फेस जूम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 80% में कम से कम आपका फेस होना चाहिए, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपका ईयर दिखना चाहिए, कान दिखना चाहिए। और अगर आप परमानेंट चश्मा लगा रहे हो, आपके आंखों में कोई दिक्कत है, तो आप चश्मा लगा के फोटो खिंचा सकते हो। लेकिन अगर आपके आंखों में दिक्कत नहीं है, आप शौक बस चश्मा लगा रहे हो, तो प्लीज आप निकाल दीजिएगा, आप बिना चश्मे का फोटो खिंचवाइएगा। और हाँ, कैप भी मत लगाइएगा। यानी कुछ स्टूडेंट का शौक होता है कि टोपी पहन के फोटो खिंचाते हैं, या कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो दुपट्टा रख के फोटो खिंचाते हैं, तो ये सब मत करिएगा। कैप रख के मत खिंचाइएगा, दुपट्टा रखकर मत खिंचाइएगा, ठीक है ना। आपका बाल वगैरह दिखना चाहिए, और आपका कान दिखना चाहिए, और आपका फेस बड़ा होना
होना चाहिए, ठीक। कलर्ड फोटो हो, अगर कलर्ड फोटो तो पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और ब्लैक एंड व्हाइट हो तो इस साल वो भी चल जाएगा, वैसे पहले नहीं चलता था, ठीक है ना। और हाँ, पिछले सालों में क्या होता था कि आपका नाम भी लिखा होना चाहिए था, और डेट ऑफ फोटो यानी कि जिस दिन आप फोटो खिंचा रहे हो वो डेट भी लिखा होना चाहिए था, और नाम कौन सा होना चाहिए था, जो क्लास 10th की मार्कशीट में आपका नाम है। कहना क्या चाहते हो सर, जैसे क्लास 10th की मार्कशीट में मेरा नाम अनूप कुमार राय है, ठीक है ना, तो अनूप कुमार राही होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग भी सेम होना चाहिए और सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो या सीक्वेंस मतलब सरनेम मिडिल नेम आगे पीछे हो, ऐसा नहीं हो। सीक्वेंस और स्पेलिंग दोनों सेम होना चाहिए। अनूप कुमार राय, ऐसा नहीं है कि मैं अनूप राय लिखवा दिया या अनूप कुमार लिखवा दिया या राय अनूप लिखवा दिया, तो ये सब नहीं करना है। 10th की मार्कशीट के अनुसार, और डेट ऑफ फोटो मैं बात कर रहा हूं, डेट ऑफ फोटो, ना कि मैं डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूं, डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। ऐसा पहले होता था, लेकिन इस साल कहा ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपका नाम हो, डेट ऑफ फोटो हो। उसने ये भी नहीं कहा कि होना चाहिए और ये भी नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। ऐसा अभी तक हमको दिखा नहीं जब तक मैंने पढ़ा, लेकिन हो सकता है जब हम लोग फॉर्म भरे तो उस टाइम पे भी एक आध पॉइंट सामने आ जाता है, और कुछ नोटिफिकेशन कुछ बाद में भी आ जाता है, तो हो सकता है उस टाइम पे आ जाए तो आपको हम बताएंगे। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि जब आप फोटो खिंचाइएगा तो अपना नाम लिखवा लीजिएगा वही 10th के मार्कशीट के अनुसार, और दूसरा डेट ऑफ फोटो लिखवा दीजिएगा। और हाँ, फोटो थोड़ा ज्यादा निकलवा लीजिएगा, 7, 8, 10, 12 निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वही फोटो लेकर आपको कहां पे जाना है, एग्जाम सेंटर पे भी जाना है, और वही फोटो आपका काउंसलिंग में भी लगेगा। तो फोटो सेम होना चाहिए। कहां कहां का, जब आप फॉर्म भर रहे हो तब, दूसरा जब आप सेंटर पे जाओगे तब, एग्जाम सेंटर की बात मैं कर रहा हूं, और तीसरा जब काउंसलिंग होगा तब। तो फोटो थोड़ा ज्यादा निकलवा देना, ठीक है ना, 6, 8 निकलवा लेना, वैसे 10, 12 भी निकलवा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन हाँ आपकी सिक्योरिटी के लिए सही है। तो इतनी जो मैंने बात बताया वो फोटो के लिए बताया, ठीक है ना। तो एक एक बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूं स्टूडेंट। पहला बात मैंने क्या बताया कि कैप आपको लगा के फोटो नहीं खिंचाना है, चश्मा लगा के आपको फोटो नहीं खिंचाना है, लेकिन अगर आप परमानेंट चश्मा लगा रहे हो तो चश्मा लगाकर फोटो खिंचाइए, लेकिन एग्जाम सेंटर पे आपको चश्मा लगाकर ही जाना होगा, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया कि ईयर दिखना चाहिए, कान दिखना चाहिए, फेस 80% आपका दिखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया कि व्हाइट बैकग्राउंड हो, अगर आपका फोटो कलर्ड हो तो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ स्टूडेंट जो AI जनरेटेड फोटो बनाते हैं, देखते होंगे, ठीक है ना, तो वो वाला फोटो नहीं लगेगा, आपका रियल फोटो होना चाहिए, कैमरे से खिंचाया हुआ, ठीक है ना। AI जनरेटेड फोटो नहीं चलेगा, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बात रही फोटो से संबंधित। नेक्स्ट है साइन, आपका सिग्नेचर भी अपलोड होगा। आपको क्या करना है कि एक व्हाइट बैकग्राउंड पे अपना सिग्नेचर करना है और उसको भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। तो साइन भी आपका जो है वो अपलोड होगा, ठीक है ना, साइन भी आपका अपलोड होगा। अब साइन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो बदलते रहते हैं, जैसे एक बार आपने किसी और स्टाइल से किया, दूसरी बार किसी और स्टाइल से कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। जो साइन आप करते हो वही साइन करिएगा, आप वही साइन फॉर्म भरते समय करिएगा, काउंसलिंग में करिएगा, जब जब आवश्यकता लगेगा सेम साइन करिएगा। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट साइन बदलते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कुछ और अलग करना चाहते हैं, तो अलग मत करना वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन सेम होना चाहिए आपका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कुछ आपके पास अगर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो, जैसे आपके पास PWD का सर्टिफिकेट हो तो आपको आरक्षण मिलेगा, या फिर हो सकता है एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो, या फिर हो सकता है NCC का सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है या आर्मी कोटा का सर्टिफिकेट हो तो आप इसको बिल्कुल अपलोड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस समय आपको आरक्षण मिलेगा। आपका नंबर अगर कम होगा तो भी अपेक्षाकृत आपको कॉलेज मिल जाएगा। इनकी अपेक्षा, जनरल वालों की अपेक्षा, या जिनके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं है, तो स्पेशल सर्टिफिकेट वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा। तो छठवां है स्पेशल सर्टिफिकेट। अच्छा, अब अगर कोई स्टूडेंट विदेश का है, जैसे NRI है, ठीक है ना, या OCI है, यानी कि फॉरेन का है, तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लगता है, वो भी अपलोड करना होगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई स्टूडेंट NRI है, ठीक है ना, 7वां नंबर है ये हमारा, ये सब अपलोड करना होगा। NRI या OCI डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लगेगा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें तो आपको अपलोड करना है। एक बार देख लीजिए फिर, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th या 12th की मार्कशीट, फोटो जिसकी कुछ क्राइटेरिया बताया, उसके बाद फिर मैंने बताया कि सिग्नेचर अपलोड करना है, स्पेशल सर्टिफिकेट जैसे PWD हो गया, NCC हो गया, स्पोर्ट वाला हो गया, और NRI या OCI का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इतनी चीजें, इतनी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन दो और मेरे से छूट गया है, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जान लीजिए। 8वां आपका लाइव फोटोग्राफी, ठीक है ना, लाइव फोटोग्राफी।
लाइव फोटोग्राफी भी आपका लगेगा, यानी कि सामने रख के जब आप फॉर्म भराओगे तो आपका फोटो खींचा जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोग कैसे खींचेंगे? आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, उसका भी उपाय है। अगर हम लोग फॉर्म भरते हैं तो वो भी हम लोग आपको उपाय बताएंगे, बस आप हम लोगों से जब फॉर्म भराएंगे तो आपको टेक्निक बताया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वां, लेफ्ट एंड राइट फिंगर इंप्रेशन, ठीक है ना, फिंगर इंप्रेशन। अब देखो लेफ्ट हैंड एंड फिंगर इंप्रेशन क्या, पहले क्या होता था केवल आपका अंगूठा का लगता था इंप्रेशन, ठीक है ना, कि इस बार ऐसा नहीं, इस बार आपका लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, दोनों हैंड का आपका जो पांचों यानी कि 5 इसका जो आपका 10 फिंगर है उसका इंप्रेशन लगेगा, ठीक है ना। पहले क्या होता था केवल आपके लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन लगता था, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जो मिला के आपके 10 उंगलियां है उस 10 उंगलियां का इंप्रेशन लगेगा। तो इतना चीजें तो आपका अपलोड होगा, एक बार और देख लीजिए 9 है, ठीक है ना। फिर से बता देता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट, फोटो साइन, उसके बाद आपका स्पेशल सर्टिफिकेट एनआरआई और लाइव फोटोग्राफी और लेफ्ट एंड राइट फिंगर इंप्रेशन, इतनी चीजें हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं और कौन कौन सा डिटेल्स आपको भरना होगा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये तो अपलोड करने वाली सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है ना। तो डिटेल्स में बात करें कि क्या क्या भरना है, ठीक है ना। डिटेल्स में आप देख लीजिए, सबसे पहला नेम, उसके बाद आपके फादर नेम यानी कि पिता का नाम, तीसरा आपका होगा मदर नेम, ये भी आपको भरना होगा, आपके माता का नाम आपको भरना होगा, ठीक है ना, अगर आप फॉर्म खुद भर रहे हो। और अगर हम लोगों से भरा रहे हो तो आपको नाम बताना होगा क्या नाम है, उसके बाद ही हम लोग भर पाएंगे। आपका मोबाइल नंबर याद रखिएगा, मोबाइल नंबर भी लगेगा और 2 मोबाइल नंबर लगेगा। एक तो आपका जो रियल मोबाइल नंबर है जिसपे ओटीपी आ सके, जो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में हो, जिसमें हमेशा आपके रिचार्ज हो, वो लगेगा। और एक अल्टरनेटिव नंबर भी लगेगा, अल्टरनेटिव नंबर भी लगेगा, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी वगैरह नहीं जा पाता है, या आपको कांटेक्ट करना है उस पर नहीं गया, नेटवर्क अच्छा नहीं हुआ, तो एक अल्टरनेटिव नंबर भी होना चाहिए। अगर आपके पास 2 सिम है तो आप वही नंबर दे दीजिएगा, या अपने घर में किसी भी सदस्य का दे दीजिएगा, ठीक है ना। 5वां आपका है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी आपको भरना होगा, ईमेल आईडी। और इसमें भी वही ऑप्शन, आपको एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी डालना होगा, ठीक है ना, ईमेल आईडी भी डालना होगा, अल्टरनेटिव भी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़ें तो आपको, ठीक है ना, 6वां नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी भरना होगा, वही क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार, जो क्लास 10th की मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ डालना है, कुछ उल्टा सीधा मत डाल दीजिएगा। 7वां है आपके पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन यानी कि आपके माता पिता कहां तक पढ़े हैं, और ठीक है ना, क्या जॉब करते हैं, जॉब, ये भी भरना होगा आपको, ठीक है ना। 8वें नंबर पे हमारा है, यानी ये तो समझ में आ गया होगा 7वां नंबर कि माता पिता आपके कहां तक पढ़े लिखे हैं वो भी आपको भरना होगा, और क्या जॉब करते हैं भी भरना होगा, ठीक है ना। 8वें नंबर पे अगर हम आगे बढ़े, एनुअल फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम यानी कि वार्षिक कमाई कितनी है, एक साल में कितनी कमाई आपके यहां है, कितनी आय है, आपको ये भी भरना है, ठीक है ना। और 9वें नंबर पे हमारा है स्कूल पिन कोड भी आपको भरना रहेगा, स्कूल पिन कोड। और 10वां आपका अपार आईडी जो है, ठीक है ना, अपार आईडी। लेकिन अपार आईडी में एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शनल है, केवल टिक करना होता है आपको कि आपके पास अपार आईडी है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये 10 चीजें तो आपको भरना होगा, यानी कि अपना नाम क्या भरेंगे, फिर मैं बोला कि नेम आपका और साथ साथ उसका जो सीक्वेंस है, स्पेलिंग है, वो सेम होना चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार, ठीक है ना। पेरेंट्स नेम यानी कि पापा का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। 7वां है पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन और जॉब। 8वां है एनुअल फैमिली इनकम यानी कि वार्षिक आय कितना है। स्कूल का पिन कोड, क्लास 12 आपने जहां से पढ़ाई किया उसका पिन कोड। और साथ साथ 10वां अपार आईडी। अपार आईडी आपके पास है या नहीं है, केवल आपको क्लिक करना है, ऑप्शनल है। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें आपको डिटेल भरनी होगी, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये भी मैंने आपको बताया।
तो आपको डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल समझ में आ गई। अब मैं बता देती हूँ कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपका सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, पेपर पैटर्न हो गया, फीस हो गया, ये सब भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे आते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं नीट सिलेबस की। अगर मैं नीट सिलेबस आपको बताऊं, नीट सिलेबस, तो नीट के सिलेबस में कुछ नहीं है। नीट का सिलेबस आपका कंप्लीटली 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी न्यू एनसीईआरटी से आ रहा है, न्यू एनसीईआरटी से आ रहा है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाले टॉपिक भी करने हैं। जो प्रैक्टिकल्स वाले टॉपिक है वो भी करने हैं। टॉपिक वाइज अगर आपको सिलेबस जानना है तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, वो आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज सिलेबस आपको वहां से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नीट में इतना आप जानिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमें 11th 12th की तैयार करनी है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं चलेगी, जो अभी कुछ सालों में आपकी न्यू एनसीईआरटी आई हुई है वही चलेगी। दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा जो है वो है आपका नीट का पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम एक ही में हम डिस्कस कर लेंगे। जो 2026 का पेपर पैटर्न है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आएंगे, बायो के 90 क्वेश्चन आएंगे, बराबर 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मार्क्स की बात कर लूं तो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 180 मार्क्स की फिजिक्स होगी, 180 मार्क्स की केमिस्ट्री होगी और 360 मार्क्स का आपका बायोलॉजी होगा। टोटल 720 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। इस पेपर में +4 की पॉजिटिव मार्किंग होती है, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हो तो उसका 0 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और ये जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन ही होगा, जैसा कि हमेशा होता आया है, ऑफलाइन होगा। और साथ साथ में ये पेपर जो है ऑफलाइन होने के साथ साथ आपका 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स। पेन पेपर मोड में आपका पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे में आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा आपका पेपर पैटर्न है। अगली बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आया हुआ है। अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की डिटेल वीडियो मैम बना दो, तो कमेंट करिएगा, जल्द ही आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की डिटेल वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे रूल, सारे नियम कानून बताए जाएंगे, ताकि आप सही से काम कर सको, सही से अपना फॉर्म भर सको। ओके, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ला दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म के फीस की बात कर ले कि फॉर्म फीस मैम कितनी लग रही है। फॉर्म फीस, तो फॉर्म फीस की बात करूं, जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस 1700 रुपए लग रही है। अगर आप ओबीसी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपकी जो फॉर्म की फीस है वो 1600 रुपए लग रही है। अगर आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर थर्ड जेंडर हो तो उस केस में 1000 रुपए फॉर्म की फीस लग रही है। अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो, यानी कि एनआरआई हो या फिर ओसीआई हो, तो उस केस में आपके जो फॉर्म की फीस है वो 9500 रुपए लगेगी, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो, सबके लिए 9500 रुपए लगेगा। ये फॉर्म की फीस है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपका 17 ईयर्स पूरा होना चाहिए। मिनिमम 17 साल के आप होने चाहिए। कब तक? 17 साल ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2026। 31 दिसंबर से पहले पहले आप 17 साल के पूरे होना चाहिए, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/12/2009 का या उसके पहले का होना चाहिए, या उसके पहले का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि 12th में परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इस बार 12th में परसेंटेज क्राइटेरिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन नहीं है, तो इस बेसिस पे हम पुराना वाला ही जो परसेंटेज क्राइटेरिया वही मान के चलेंगे। तो पुराना वाला जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो ये है कि जनरल वालों को 12th में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, पीसीबी में मिला करके, सेपरेटली नहीं, पीसीबी में मिला करके आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो
तो उस केस में आपके जो है वो 40% होने चाहिए। और अगर आप जनरल के पीडब्ल्यूडी हो, जनरल पीडब्ल्यूडी, तो आपके 45% चाहिए। और अगर आप SC ST OBC के पीडब्ल्यूडी हो तो 40% ही चाहिए। अगर आप EWS हो तो भी आपको 50% चाहिए, आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो परसेंटेज क्राइटेरिया इस बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं दिया गया है, पर क्योंकि नहीं दिया गया है तो हम पिछला वाला ही मान के चलेंगे अंटिल फर्दर नोटिस। जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाता है NTA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, तब तक हम वही मान के चलेंगे जो अब तक चला आया है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। पेपर के मीडियम की भी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में आएगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्वेश्चन पेपर मीडियम। देखिए क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है ना, वो टोटल 13 लैंग्वेज में पेपर आता है। 13 लैंग्वेज में पेपर आता है। ठीक है, 13 लैंग्वेज में पेपर आता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तो कॉमन है। आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, आई एम सॉरी, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हो, आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, आप उर्दू में पेपर दे सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी ही पूछा जाएगा, बस उसका मीडियम जो लिखावट होगी वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में होगी। ठीक है, इसके बाद जो और आपके हैं, असमीज में एग्जाम दे सकते हो, कन्नड़ में एग्जाम दे सकते हो, तमिल में एग्जाम दे सकते हो, उड़िया में एग्जाम दे सकते हो, आप तेलुगु में एग्जाम दे सकते हो, गुजराती में एग्जाम दे सकते हो, आप मराठी में एग्जाम दे सकते हो, मलयालम में एग्जाम दे सकते हो, पंजाबी में एग्जाम दे सकते हो, और आप बंगाली में एग्जाम दे सकते हो। ये 13 लैंग्वेज होती हैं जिनमें आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश चूज करते हो तो पेपर खाली और खाली इंग्लिश में आएगा। लेकिन अगर आप बाकी में से कोई आप मीडियम चूज करते हो तो पेपर इस सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश में आएगा। जैसे मान लेते हैं आप हिंदी चूज कर रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश मिला करके पेपर आएगा। यानी आपको क्वेश्चन जो है वो एक बार हिंदी में लिखा होगा, एक बार इंग्लिश में लिखा होगा, ताकि आप दोनों पढ़ के समझ सको। ऐसा नहीं है कि दो बार पेपर देना, नहीं, आपके सुविधा के लिए इंग्लिश और हिंदी लिखा होगा। अगर आप उर्दू में देते हो तो उर्दू प्लस इंग्लिश लिखा होगा। अगर आप असमीज में देते हो तो असमीज प्लस इंग्लिश लिखा होगा। कन्नड़ में देते हो तो कन्नड़ प्लस इंग्लिश लिखा होगा। ऐसे जितने भी बाकी आपके हैं उसमें प्लस इंग्लिश आप मान के चलना। लेकिन इंग्लिश का पेपर दोगे तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में आप पेपर जब देते हो तो आपको इंडिया में कहीं भी सेंटर मिल जाएगा, एग्जाम सेंटर। लेकिन ये सब में जब आप पेपर देखोगे तो उसी स्टेट से रिलेटेड आपको सेंटर भरना होगा, उसी स्टेट से रिलेटेड आपका एड्रेस होना चाहिए। असमीज में पेपर देना है तो असम में ही आपको सेंटर मिलेंगे। कन्नड़ में पेपर देना है तो आपको कर्नाटका में ही आपको मिलेंगे और उससे जुड़े स्टेट्स में। ठीक है, उड़िया में देना है तो उड़ीसा में ही आपको स्टेट में एग्जाम सेंटर देना पड़ेगा। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो फॉर्म फिलिंग में आपको ध्यान रखनी होगी कि कोड, क्वालिफिकेशन कोड आपका क्या है। देखिए, नीट के फॉर्म में क्वालिफिकेशन कोड क्या है, कोड आप क्या भरोगे। कोड देखिए 1 से लेकर के 7 तक कोड है, 1 से लेकर के 7 तक कोड है। किसको कौन सा कोड भरना है ध्यान रखिएगा, वरना इससे समस्या आती है काउंसलिंग में। तो कोड आपको ध्यान रखना है। कोड 1 वो लोग भरेंगे जो 2026 में पास आउट होने वाले हैं, 2026 में पास आउट होने वाले हैं। अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, अभी वो पास आउट नहीं हुए हैं, यानी कि वो अपीयरिंग है, अपीयरिंग है, वो कोड नंबर 1 भरेंगे। दूसरी बात, जो NIOS से पढ़ाई कर रहे हैं, NIOS यानी कि अभी किसी एक सब्जेक्ट में वो एडिशनल एग्जाम दे रहे हैं NIOS से, या NIOS से सारा एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी कोड 1 भरेंगे। दूसरे बच्चे वो कोड 2 वाले, जो ऐसा है कि ड्रॉपर है, यानी कि उनका पहले ही क्या हो चुका है, 12th पास हो चुका है, 12th पास हो चुका है और वो कोई कोर्स भी नहीं कर रहे, नो कोर्स, किसी कोर्स में एडमिशन उन्होंने नहीं लिया है, वो खाली ड्रॉप कर रहे हैं। चाहे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जितने भी साल आप ड्रॉप कर रहे हो, आपको कोड नंबर 2 भरना है। ठीक है, और अगर आप कोर्स कर रहे हो और वो PCB से रिलेटेड कोर्स नहीं है, PCB के अलावा जिसमें PCB सब्जेक्ट्स का कोई वास्ता नहीं है, PCB के अलावा अदर कोर्स आप कर रहे हो, अदर कोर्स, जैसे मान ले रहे हैं आप ITI कर रहे हो, जैसे मान ले रहे हैं आप BCA कर रहे हो, कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रहे हो, कुछ भी
आप जिसमें बायोलॉजी का कोई वास्ता नहीं है, ऐसा कोर्स कर रहे हो या फिर 12th पास होकर के कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको ड्रॉपर माना जाएगा और आपको कोड नंबर 2 भरना है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरा कोड नंबर 3 किसको भरना है? जिसने कर्नाटका में एक चीज चलती है प्री डिग्री, जिसे आप पीयूसी वगैरह कहते हो, तो ये कर्नाटका वाले बच्चों को भरना होता है, बाकी किसी को नहीं भरना होता। चौथा, अगर कोई स्टूडेंट कोड नंबर 4 कौन भरेगा? अगर कोई स्टूडेंट BHMS कर रहा है, BAMS कर रहा है, ठीक है, BSMS कर रहा है, इस तरह का कोई कोर्स आप कर रहे हो और इसके मतलब 2nd ईयर 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, तो उस केस में आपको कोड नंबर 4 भरना होता है। ठीक है, कोड नंबर 4 वही लोग भरेंगे जो ये आयुष के कोर्सेस कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कोड नंबर 5 कोड नंबर 5 कौन भरेगा? अगर आप 12th पास कर चुके हो और PCB से जुड़ा कोई कोर्स कर रहे हो, PCB से जुड़ा ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो तो वही ड्रॉपर काउंट किए जाओगे, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसमें आओगे। ग्रेजुएशन कर रहे हो और ग्रेजुएशन के 1st ईयर 2nd ईयर या 3rd ईयर में अभी आपने पास नहीं किया, तो उस केस में आप कोड नंबर 5 भरोगे। PCB से जुड़ा ग्रेजुएशन कर रहे हो और 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में हो, आपने अभी पास नहीं किया है, तो उस केस में आप कोड नंबर 5 भरोगे। कोड नंबर 6 उनको भरना है जिन्होंने PCB से जुड़ा ग्रेजुएशन किया है और वो पास हो चुके हैं, उनको पास हुए 1 2 3 साल हो चुके हैं या अभी पास हुए हैं, वो पास हो चुके हैं, तो उनको कोड नंबर 6 भरना है। अगर आप आउटसाइड इंडिया के हो, यानी कि NRI हो या OCI हो, तो उस केस में आपको कोड नंबर 7 भरना है। बात समझ में आ गई? तो कोड नंबर 7 तो एकदम आउटसाइड इंडिया वालों के लिए है। ज्यादातर बच्चों को क्या भरना होता है? ज्यादातर बच्चों को कोड नंबर 1 की जरूरत पड़ती है, जो अपीयरिंग है। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो कोई भी इधर उधर कोर्स कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ड्रॉपर में काउंट किए जाएंगे, कोड नंबर 2 भर दे। अगर आप BSc पास कर चुके हो और बायोलॉजी से रिलेटेड BSc है तो कोड नंबर 6 भर देना। अगर BSc कर रहे हो और वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड BSc है तो कोड नंबर 5 भर देना। ज्यादातर बच्चों के काम आने वाला कोड यही है, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, कोड नंबर 5, कोड नंबर 6, यही ज्यादातर बच्चे भरते हैं। ज्यादातर बच्चे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने सारे कोड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की। फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो ध्यान से देखिए। फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है नीट आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ऐसा कुछ आएगा आपके सामने जिसमें नीट 2026 इज लाइव ऐसा करके देखेगा, तो नीट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आ जाना। कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको नजर आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपके सामने पेज आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप जिसमें आपको ये 3 बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और उसमें से सबसे पहला बॉक्स है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और उसका सारी चीजें देखने को मिलेगी, जिसकी मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। दूसरा है आपका नीट यूजी के लिए स्वयं को पंजीकृत करें, तो यहाँ से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है, बाद में आपको चेक करना चाहते हो तो लॉगिन करके कर सकते हो, या फिर फॉर्म भरते भरते रिफ्रेश हो गया, रजिस्ट्रेशन आप कर चुके थे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया था लेकिन आगे का स्टेप नहीं कर पाए, तो यहाँ से वापस आकर के लॉगिन करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन ऐसा दिखेगा आपका। 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाता है। एक तो रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होके आ जाता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें बहुत सारी डिटेल्स भरनी होती है, और लास्ट में होता है फीस पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि फीस की यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है कि जनरल को आपका 1700 रुपये देना है, और जनरल EWS OBC को आपको 1600 रुपये देना है, SC ST PWD को 1,000 रुपये देना है। और अगर आप आउटसाइड इंडिया के हो, भारत से बाहर आप सेंटर चाहते हो, तो उस केस में 9,500 रुपये आपको देना है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको देखते पढ़ते हुए नीचे की तरफ आना है। बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की हैं।
तो सारी चीजें करते हुए आपको नीचे की तरफ टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये जो टिक है ना, टिक बॉक्स पे करने के बाद फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको करना है। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड हम कर देते हैं। इसके बाद आपको भरने का मौका मिलेगा कैंडिडेट नेम, यानी कि अभ्यर्थी का नाम, फिर आपका गार्जियन का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, सब कुछ 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना। जेंडर, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, वो आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम चीज कंफर्म करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें करेक्शन नहीं होती हैं, इसलिए ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से सही सही भरिएगा। अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है तो आप हमसे भी भरवा सकते हो, ताकि आपकी कोई गड़बड़ी ना हो। ये हमारा फोन नंबर है 6393798060। इस नंबर पे संपर्क करके आप हमसे फॉर्म भी भरवा सकते हो। नेक्स्ट, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एड्रेस में प्रूफ देना पड़ता है, तो प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ हो तभी प्रेजेंट एड्रेस दूसरा भरिएगा, वरना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम रखिएगा। और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप आधार कार्ड के हिसाब से भर सकते हो। अगर आपके पास दूसरा कोई प्रूफ नहीं है तो आधार कार्ड या डोमिसाइल के हिसाब से आप भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, जिसमें आपको ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर आपको भरना है, और अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो, पर ये ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब देखो, परमानेंट एड्रेस की बात आई कि परमानेंट एड्रेस वर्तमान एड्रेस के जैसा ही है, तो यहाँ पे बस क्लिक कर देना तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी फिल नहीं किया ना, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो क्लिक कर दोगे तो वही सेम हो जाएगा। अगर आपके पास दो एड्रेस प्रूफ है अलग अलग जगह का, तो दोनों को आप भर सकते हो। लास्ट में आपसे एड्रेस प्रूफ जरूर मांगेगा, इसलिए ध्यान से भरना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड आप जो चूज करोगे वो पासवर्ड आपको ध्यान रखना होगा, यही पासवर्ड आपको रिजल्ट देखने में और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काम आएगा, इसलिए पासवर्ड ध्यान से। पासवर्ड जो भी आप चूज करोगे वो उसमें एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, कुछ नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @, हैशटैग, ऐसा कुछ जरूर यूज करना, तभी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो एक्सेप्ट होगा। और पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच में रखना, बहुत लंबा चौड़ा पासवर्ड मत करना, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा और सही जवाब आपको देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि फेवरेट कलर या फर्स्ट स्कूल नेम कुछ भी आपको लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपने चूज कर लिया, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आंसर आप डाल दो दिल्ली, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, दिल्ली है। तो जब आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आप पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, तो आपको वही दिल्ली डालना होगा ताकि आपका पासवर्ड रीजनरेट हो सके। तो पासवर्ड भूल जाने पे ये चीज काम आती है, इसलिए दोनों चीज ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद नीचे ये जो कैप्चा होता है बॉक्स में, यही चीज ऊपर भर के आपको सबमिट कर देना है। मैं करके आपको आगे बढ़ती हूँ। भरने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो आपको ऐसा पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा कृपया नीचे दिए गए विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें, कोई बदलाव के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म संपादित करें या क्लिक करें, यदि सभी जानकारी सबमिट है तो सबमिट करें। तो एक बार आपको चेक करके फिर इसको करना है। इस पे आप क्लोज पे क्लिक कर देना। क्लोज पे क्लिक करने के बाद सारी चीजें क्रॉस चेक कर लेना और यहाँ पे फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विथ OTP कर देना। तो यहाँ पे सारी डिटेल चेक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विद OTP करोगे तो मोबाइल नंबर पे आपके OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे भर देनी है, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का आपको मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेना। इसके बाद आगे की तरफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का स्टेप आता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में वही चीज बार बार पूछी जाती है आपसे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीजें भरा आपको मिलेगा। आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, कैटेगरी कंफर्म करिए। अगर आप जनरल हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल नहीं हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। आपको डायबिटीज है क्या, ये आपसे पूछता है, यस नो पे आप क्लिक कर सकते हो। आपका रेजिडेंस कहाँ का है, आप कहाँ के रहने वाले हो, बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हो वो आपको खाली सेलेक्ट कर देना है, इसका प्रूफ नहीं लगेगा। फैमिली इनकम कितनी है, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस देश के आप निवासी हो, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आपने तैयारी की, ऑनलाइन तैयारी की, सोशल मीडिया से, कोचिंग सेंटर से, कैसे तैयारी की, सेल्फ स्टडी तैयारी की, जो भी है लिख देना, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कैप्चा कोड भर करके आपको सबमिट कर देना। अच्छा, एक और चीज, क्या आप पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग अपना रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिख है वो पगड़ी पहनना चाहते हैं, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो नकाब पहनना चाहती हैं, तो इन सब के लिए ये ड्रेस कोड में नहीं आता नीट के। अगर आप ये पहनना चाहते हो तो आपको यहीं पे यस करना पड़ेगा। देखिए क्या आप नीट
2026 की परीक्षा में पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप नो करोगे तो नीट का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। यस करोगे तो फिर आप अपना खुद का ड्रेस कोड जो भी है वो फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने पे एग्जाम सेंटर पे जो टाइमिंग दी गई है उससे थोड़ा पहले आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी तभी आपको जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रहे। ये करने के बाद आप कैप्चा कोड भर के सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपसे बाकी चीजें पूछे जाएंगी, जैसे कि क्या आप पीडब्ल्यूडी हैं। अगर यस है तो यस करना, नो है तो नो कर देना। ये सारी चीजें हट जाएगी, कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा, इसके बाद आपसे पूछेगा आपका आधार की डिटेल्स, आधार नंबर पूछेगा। आधार कार्ड पे आपका क्या नाम है वो लिखना होगा, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो लिख करके आपको सबमिट कर देना है। और ये चीज आपके 10th के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, वरना सबमिट नहीं होगा, फॉर्म नहीं भर पाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा कि अपना पहचान चुनिए, पहचान आईडी के तौर पे आप क्या देना चाहते हो। आप आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा कोई पहचान देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, आधार कार्ड देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद 9वां स्टेप अपार आईडी। आपसे पूछेगा क्या आपके पास अपार आईडी है। यस है तो यस कर देना, नो है तो नो कर देना, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। यस करने पे अगर आपके पास अपार आईडी है तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाती है, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो कोशिश करने अगर है तो उसे भर देना। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद परीक्षा के लिए एग्जाम का मीडियम आपको चूज करना है। एग्जाम मीडियम चेंज नहीं होता है, इसलिए एग्जाम मीडियम ध्यान से चूज करना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिटी सेंटर चूज करना है। 3 जगह का आपको ऑप्शन मिलेगा, पहले स्टेट भरोगे, उसके बाद फिर एग्जाम की सिटी भरोगे। पापा का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या वो जॉब करते हैं, वो भरना है। फादर की क्वालिफिकेशन, कहाँ तक वो पढ़े लिखे हैं, वो भरना है। ऐसा ही सेम चीज मदर के लिए भरना है। फिर आपको कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे का जो स्टेप है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। आगे आपसे 10th की और 12th की डिटेल्स पूछी जाएंगी। इन डिटेल्स में आपको स्कूल का पिन कोड भी भरना होता है। आपकी मार्कशीट्स पे स्कूल का पिन कोड नहीं लिखा होता, तो अगर आपको स्कूल का पिन कोड नहीं मालूम है तो अपने स्कूल के आसपास की जो भी फेमस इमारत हो उसका सर्च करके पिन कोड सर्च कर लेना, या उस एरिया का पिन कोड सर्च कर लेना और वो चीज़ भर देना। ठीक है, स्कूल का पिन कोड आपसे पूछेगा और यहाँ पे आपसे कोड भी पूछता है। कोड भी उसी अकॉर्डिंग आपको भरना है। जो कोड पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, कोड वाला वीडियो आप देख सकते हो कि 1 से लेकर के 7 के बीच में कोड भरना होता है। जो अपीयरिंग है वो 1 कोड भरे, जो ड्रॉपर्स है वो 2 कोड भरे, जो बीएससी पास कर चुके हैं या बीएससी कर रहे हैं वो 5-6 कोड भरे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आप जुड़वा लोग हैं जो नीट 2026 में आवेदन कर रहे हैं। अगर यस तो यस करना, ताकि उनकी पहचान सही से हो सके। एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी जाती है कि क्या आप नीट 2026 नीट में पहले भी अपीयर हुए थे। यस तो यस, कितनी बार हुए थे वो बता देना, नहीं हो तो नहीं कर देना। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ है, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, और कैप्चा कोड भर के सबमिट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिर से आपको भरना होता है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए ये नया नंबर भरना होगा, जो आप पहले भर चुके हैं वो नहीं, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए नया नंबर, और ये नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आपका लाइव फोटोग्राफी का ऑप्शन आएगा। लाइव फोटोग्राफी में ध्यान रखिएगा, किसी सफेद दीवार की तरफ जा करके अपनी लाइव फोटोग्राफी लीजिएगा। पीछे की तरफ बहुत सारा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई सफेद दीवार होना चाहिए या हल्के रंग की कोई दीवार होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा पहन के भी फोटो खिंचा सकते हो, नहीं पहनते हो तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लाइव फोटोग्राफी में फोटो आपकी साफ होनी चाहिए, चेहरा पहचान में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वो अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आता है। डॉक्यूमेंट में देखिए आपसे फोटो मांगी गई है जिसमें 80% चेहरा आपका दिख रहा है। पासपोर्ट साइज ही फोटो लग रही है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, सेम ही फोटो आपकी लगती है। पासपोर्ट पोस्ट कार्ड अलग अलग नहीं लगती है, साइज छोटा बड़ा का फर्क होता है, फोटो तो फोटो है। यहाँ पे सिर्फ फोटो लग रही है, और आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो एडमिट कार्ड में लगता है। इसमें आपको अपलोड करने की अलग से पासपोर्ट पोस्ट कार्ड ये सब जरूरत नहीं पड़ती। एक साइज जो मांगा गया है वो आप अपलोड कर दीजिए, चाहे अपने पासपोर्ट खिंचाए हो या पोस्ट कार्ड खिंचाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपलोड करने में फोन में साइज का पता नहीं चलता कि वो पासपोर्ट है या पोस्ट कार्ड है, इसलिए जैसा डायमेंशन दिया गया है वो अपलोड कर दीजिए आप। ठीक है, और बाएं और दाएं हाथ की अंगूठे के निशान आपको अपलोड करने हैं। ठीक है,
ये अंगूठे के निशान आपको अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर सर्टिफिकेट अलग से है तो, नहीं है तो दोनों एक साथ अपलोड कर देना। उसके बाद वर्तमान और स्थायी पता का प्रमाण एक ही PDF में दोनों चीज अपलोड करनी है। पहचान प्रमाण यानी कि जो आपका ID प्रूफ है जो आपने यूज किया वो आप अपलोड करना। अगर ID प्रूफ और पता दोनों का सेम ही है, दोनों आधार कार्ड ही है, तो दोनों बार आधार कार्ड अपलोड कर देना। इसके बाद लास्ट में आपसे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको जांच करने को बोलेगा कि चेक कर लो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अपना। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप चेक कर लोगे, फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भरना, उस पर आपकी OTP जाएगी, OTP सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद फिर आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको खाली पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए SBI का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI आप यूज कर सकते हो, कैनरा बैंक का यूज कर सकते हो, ICICI बैंक का यूज कर सकते हो, HDFC बैंक का यूज कर सकते हो। दूसरे किसी बैंक का नहीं चलेगा, इन्हीं बैंक के कार्ड्स, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग इन्हीं बैंक के एक्सेप्टेड हैं, दूसरे बैंक के एक्सेप्टेड नहीं है। हालांकि ट्राई कर लेना, SBI वाले से कई बार हो भी जाता है, पर हो सकता है पैसे फंसे, इसलिए सुझाव यही होगा जो यहाँ पे दे रखा है वही में अप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर फॉर्म सबमिट होके आ जाएगा, आपका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा, इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। ये चीज आपके एडमिट कार्ड निकालने में, रिजल्ट निकालने में और काउंसलिंग कराने में काम आएगी, इसलिए जो ये एप्लीकेशन नंबर सहित जो ये आ रहा है इसको डाउनलोड करके रख लेना। तो यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस खत्म होता है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की मैंने सारी स्टेप्स आपको बता दी हैं, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी देख ली हमने, सारा कुछ देख लिया जो आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उपस्थित है, जो आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्रेजेंट है, सारी चीजें हमने देख ली हैं। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है कमेंट पे जरूर मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। हर चीज मैंने आपको बता दी जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ था, एक एक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इसके बाद काउंसलिंग के रूल्स भी लिखे हुए हैं, पर काउंसलिंग के रूल्स हम काउंसलिंग में समझेंगे, काउंसलिंग पे मैं वीडियोस भी बना चुकी हूँ, वो रूल्स आप वहां से देख सकते हैं, या फिर जब काउंसलिंग आएगा तो वो रूल्स मैं वहां समझा दूंगी। अगर इसी वीडियो में काउंसलिंग रूल्स भी इंक्लूड करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी कंफ्यूज होगा, क्योंकि अभी से काउंसलिंग रूल्स आपको याद भी नहीं रहेंगे, तो काउंसलिंग रूल्स मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हाँ, कुछ चीजें जो अथॉरिटीज हैं वो नाम आपके सामने कई बार आते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया भी है, तो वो एक बार लास्ट टाइम डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी कुछ चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, एक तो है आपका NTA, एक क्या है, एक है आपका NTA। NTA का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके नीट का एग्जाम करवाता है, ठीक है। दूसरा है आपका NMC। NMC क्या करता है, मेडिकल से जुड़े रूल्स बनाता है, जो भी नियम कानून बनाने होते हैं वो NMC बनाता है। और एक होता है DCI। DCI क्या है, DCI BDS से रिलेटेड कोई रूल्स स्पेशली लाने होते हैं तो BDS से रिलेटेड रूल्स DCI लाता है, ठीक है। इसके बाद होती है आपकी MCC। MCC क्या करती है, MBBS, BDS और नर्सिंग, इनकी काउंसलिंग करवाती है। ये संस्थाएं हैं, ये वेबसाइट्स हैं, नर्सिंग की काउंसलिंग करवाती हैं, काउंसलिंग, ठीक है। और फिर होता है AACCC, ये आयुष की काउंसलिंग करवाते हैं, आयुष काउंसलिंग। तो खास करके आपको NTA के बारे में मालूम होना चाहिए, कोई रूल्स के लिए आपको NMC के बारे में मालूम होना चाहिए, और काउंसलिंग के वक्त इन दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ अथॉरिटीज के नाम हैं जो आपको काफी काम आएंगे जब तक आप नीट की काउंसलिंग कराओगे। अभी से लगा करके नीट की काउंसलिंग तक, एडमिशंस तक, ये नाम आपके सामने बार बार आएंगे, तो वो नाम भी मैंने आपको समराइज कर दिए। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.